आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के लिए स्वर संधि को लेकर आ रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी उन सभी एग्जामों के लिए जिसमें कि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या फिर और भी इस तरह के कोई भी एग्जाम। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। संधि, तो संधि क्या होती है? तो संधि मतलब कि जोड़। जैसे कि पहले जो युद्ध होता था उसके बाद संधि होती थी, तो संधि मतलब कि आप जोड़ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको संधि और समास में एक चीज का अंतर समझना होगा। जो समास होता है उसमें भी जोड़ होता है, संधि में भी जोड़ होता है। लेकिन संधि में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब कि अक्षर, इनका मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। तो यह एक कॉमन अंतर है और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि समास में शब्दों का मेल होता है लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि में होता क्या है कि जब दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं मिल करके एक नया परिवर्तन लाते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। संधि का परिभाषा कई बार पूछा गया है, जहाँ पे रिटन एग्जाम होते हैं, जैसे किसी का मेंस हो रहा है तो वहाँ पे पूछा जाता है संधि के बारे में बताइए। तो संधि के बारे में यही है कि यह दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है और वहाँ पे अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे संधि। जैसे कि यहाँ पे देखिए सत धन आनंद, सत है और इसके साथ जब आनंद को जोड़ा गया है तो बन गया है सदानंद। कितना परिवर्तन हो गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें का त जो कि हलंत है, आधा त है, और इसमें का अ दोनों मिलकर के बना दिए हैं द। यानी कि आधा त था, उसके बाद अ आया, मिलकर के बन गया द। तो एक नया वर्ण बन गया, मतलब कि यहाँ पे संधि हुई है। इसी तरह सम धन तोष, तो ये हो गया संतोष। इसी तरह आप देखेंगे देव धन इंद्र, ये हो गया देवेंद्र। भानु धन उदय, ये हो गया भानुदय। तो ये हो गई संधि। संधि मतलब कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं संधि। अब देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार मतलब कि स्वर संधि पहली, व्यंजन संधि दूसरी, विसर्ग संधि तीसरी। अगर बात करें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तो उसमें स्वर संधि के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यंजन और विसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्वर संधि के अपेक्षा इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो संधि के लिए पार्ट 1 होगी। इसमें हम केवल और केवल स्वर संधि को कवर करेंगे। एक वीडियो और उपलब्ध है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप दूसरे वीडियो देख पाएंगे जो कि व्यंजन और विसर्ग संधि के लिए उपलब्ध है। तो जैसा कि आपने देखा कि संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन परीक्षा में स्वर संधि ज्यादा पूछी जाती है, तो आज के इस वीडियो में स्वर संधि को ही देखेंगे। अब बात करते हैं स्वर संधि की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वर क्या होता है। तो आपने सुना होगा स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन 2 चीजें होती हैं। तो स्वर में क्या होता है कि जो अ, आ ये सब आते हैं, इसको हम स्वर कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन में जो क, ख, ग, घ अज्ञातक है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो आपने देख लिया कि स्वर में क्या होता है कि अस, आ, ई, उ, जो ये स्वर है। तो अगर स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब कि जो प्लस का चिन्ह है उसके पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो इस तरह में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। इसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो ये होता है स्वर संधि जिसमें कि प्लस के आगे भी स्वर आना चाहिए, प्लस के बाद भी स्वर आना जरूरी है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, विद्या, इसमें लास्ट में आ है, विद्या के लास्ट में आ है और प्लस, इस प्लस के बाद फिर से आ है, यानी कि इस प्लस की दोनों तरफ आ है, तो दोनों स्वर हैं। तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि मुनि धन इंद्र, यानी कि इसका हो जाएगा मुनिंद्र। और इसी तरह श्री धन ईश, इसका हो जाता है श्रीश। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस के दोनों तरफ ई है, दोनों स्वर हैं, यानी कि यह स्वर संधि है।
श्री धनीश, तो यहाँ पे प्लस के पहले श्री स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, तो यहाँ पर भी यह भी स्वर संधि हो गया। गुरु धन उपदेश, तो प्लस के पहले स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, यानी कि यह भी एक स्वर संधि ही है। अब देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि की कुल मिला के 5 प्रकार होते हैं, जो कि परीक्षा में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार है बताइए। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है और आपको उनको देखना होगा, उनके नाम आपको याद रखना जरूरी है। जैसा कि पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता क्या है कि दीर्घ का पहले मतलब जान लीजिए। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसका एक सूत्र है अका संवर्णे दीर्घ, मतलब कि कुछ भी रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना। जैसे कि अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो आ बनता है, मतलब कि कुछ भी होगा तो बड़ा वाला बनेगा। जैसे कि अगर अ या फिर आ में पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो आ बड़ा है। इसी तरह अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी कि अगर अ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद अ आता है तभी भी आ, मतलब कि कभी भी बड़ा वाला ही बनेगा। इसी तरह सेम टू सेम होता है। जैसे कि अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो इसका हो जाता है बड़ी ई। जैसे कि अगर इसका आपको एक उदाहरण बताएं तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, पुस्तक धन आलय, सही हो गया पुस्तकालय। यहाँ पे देखिए प्लस से पहले क्या है, अ है, क्योंकि पुस्तक में लास्ट में क है और क तो एक व्यंजन है और व्यंजन में क्या अंत में जुड़ा है, अ। तो पुस्तक में अ है और इसके बाद आलय में शुरू में क्या है, आ है, यानी कि अ और आ ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ। क्योंकि ये दीर्घ संधि होता है कि जब भी सेम स्वर मिले तो ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। और दीर्घ मतलब कि बड़ा। अगर अ आ रहेगा तो आ हो जाएगा, ई रहेगा तो बड़ी ई हो जाएगी। अगर यही चीज ऊ या फिर ऊ बड़ाऊ में रहे तो ये हो जाता है बड़ाऊ। तो मतलब समझने का, आपको बताने का ये मतलब बताना चाहते हैं कि जो भी रहेगा अगर सेम है तो उसका बड़ा वाला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कई उदाहरण दिए गए हैं और अगर ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है तो आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, वहां पे आपसे पूछा जाएगा तो उदाहरण दे दिया जाएगा आपसे, या तो संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी संधि है। उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि पुस्तक धन आलय, तो ये हो गया पुस्तकालय। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो परीक्षा में पूछेगा कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, या फिर पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए। इसके अलावा अगला उदाहरण है विद्याधन अर्थी। तो विद्या को अगर यहाँ पे हम लिख दें विद्याधन अर्थी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, आ है और प्लस के बाद क्या है, अ है। कुछ भी रहेगा अगर दोनों सेम है अ या आ में तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ये दीर्घ संधि का हमने फार्मूला देखा है। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पे आ और अ मिलकर के बन गया आ। इसी तरह रवि धन इंद्र, तो इसमें छोटी ई का मंत्रा है और इसमें भी छोटी ई का मंत्रा है। छोटी ई का मंत्रा प्लस छोटी ई का मंत्रा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे ये रविंद्र होना चाहिए इस तरह। जैसे कि इसमें देखिए गिरिधन ईस, तो इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद फिर से बड़ी ई आ गई है और इसका रिजल्ट क्या होगा, बड़ी ई, यानी कि गिरिधन ईस बराबर है गिरीश। भानुधन उदय, तो इसमें छोटा ऊ का मंत्रा है, इसमें छोटा ऊ है, लेकिन मिलकर क्या बनेगा, हमेशा बड़ा वाला बनेगा, यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, इसमें भी बड़ा ऊ है, लेकिन बड़ा हो चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा क्या होगा, रिजल्ट बड़ा ही आएगा। ये फार्मूला होता है दीर्घ संधि का। यानी कि आप ये समझिए कि आपको परीक्षा में कैसे मतलब कि पहचानना है कि दोनों सेम होंगे।
प्लस के पहले या तो अ या आ होगा, प्लस के बाद या तो अ या आ होगा। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो उनका रिजल्ट हमेशा और हमेशा बड़ा वाला होगा। और आपको एग्जाम्पल पर तो खास ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि बताइए गिरी धन इसको अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, और आपको उदाहरण दे दिया जाएगा गिरीश, गिरीश, गिरी या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि गिरी धन इस बराबर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ये वाला, क्योंकि कुछ भी हो हमने दीर्घ संधि में देखा कि क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो कुल मिला के इस संधि में बस यही है कि अगर सेम आएगा प्लस से पहले और प्लस के बाद, इन दोनों की मतलब कि अ या आ में से, तो हमेशा उसका क्या होगा, दीर्घ होगा। इसमें से अगर कोई आता है तो हमेशा क्या, दीर्घ होगा। बढ़ते हैं आगे अगले संधि की तरफ। तो अगली संधि है गुण संधि, जो कि जो स्वर संधि है उसका अगला पार्ट है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आता है। देखिए गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद, अ या फिर आ के बाद क्या आ सकता है, ई या फिर ई, ठीक, या फिर उ या फिर बड़ा ऊ, ओ या फिर रे, ये आ सकता है। तो अ या आ के बाद अगर कोई भी ई आए, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो इसका बन जाता है ए। अगर उ या फिर उ आए अ या आ के बाद ही, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इसका क्या बनेगा, जब इसका आज बन जाएगा ओ। और अगर री आता है तो इसका बन जाता है अर। तो देखिए इसमें और जो दीर्घ संधि बीती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दीर्घ संधि में और इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि दीर्घ संधि में सेम आते थे, मतलब कि उसी, मतलब कि जैसे अ आया तो अ आ ही आ रहा है, अ आ के बाद ई नहीं आ रहा है, ई के बाद ई ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गुण संधि में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अ या फिर आ प्लस से पहले आएगा, प्लस से पहले केवल यही आएगा, प्लस के बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आता है तो ए, उ या फिर बड़ा ऊ आता है तो ओ, री आता है तो अर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, आप इसे जैसे मन वैसे याद रख लीजिए। जरूरी है यहाँ पे उदाहरण को समझना, क्योंकि आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा परीक्षा में। यहाँ पे देखिए उदाहरण है नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। तो यहाँ पे नर में क्या है, नर में जो र लास्ट में, इसमें र में क्या है तो अ है, क्योंकि र में अ मिला हुआ है, क्योंकि अगर र को आप तोड़ेंगे तो आधा र और प्लस अ ऐसे होता है। तो र के लास्ट में अ है और इसके साथ प्लस में क्या आया है, ई। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आए तो क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा। तो नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। उसी तरह सुर, सुर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र। सुर में लास्ट में क्या है, अ है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं तो ज्ञान धन उपदेश। देखिए पहले वाले से कोई मतलब नहीं है कि पहले में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपको सिंपली प्लस से आगे वाले को देखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ज्ञान धन उपदेश, तो इसमें है अ, क्योंकि हर में हो मतलब प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें स्वर समाहित होता है, अ प्लस इसमें उ है, और जब अ के बाद उ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ओ हो जाएगा, यानी ज्ञान धन उपदेश बराबर है ज्ञानोपदेश। भारत धन इंदु बराबर है भारतेंदु। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। देव धन ऋषि, तो देव में क्या है, अ है और इसमें शुरू में क्या है, री है। तो अगर अ या फिर आ के बाद री आए तो क्या होता है, अर हो जाता है, मतलब कि ऊपर मंत्रा लगता है, उड़ंत हुआ जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा देवर्षि। इसी तरह महर्षि होता है, तो महर्षि में क्या होता है, महाधन ऋषि। तो इसका हो जाता है क्या, यहाँ पे आ है, यहाँ पे री है, तो अ या फिर आ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाएगा, अर, यानी कि इसका हो जाएगा महर्षि। ये इसका हो जाएगा। सर्वधन इच्छड़, तो ये हो जाएगा सर्वेक्षण। तो इस तरह आपको उदाहरण पे खासा फोकस देना है। वैसे हमने कोशिश किया है कि यहाँ पे हम वही उदाहरण को लें जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद रखता है तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके काम आ सकता है।
बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ, जो कि होगी तीसरी, और यह है वृद्धि संधि। तो अभी तक आपने देखा पहली स्वर संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ अगर ए या फिर आए आए तो आय बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिख दें आसान भाषा में, अ या फिर आ के बाद ए आए या फिर आए आए, ये दोनों आए तो क्या बन जाएगा, आए, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़ा। और इसी तरह अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा औ। वृद्धि संधि में बस यही दो फार्मूले हैं कि जब अ या आ के बाद ए या फिर आए आए तो आय हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ हो जाएगा। बस यही दो हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन वृद्धि और अयादि इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और जब भी हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण है मत धन एकता। मत धन एकता, तो मत में क्या है, लास्ट में अ है और इसमें शुरू में क्या है, ए है। तो अब आपको जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि मत धन एकता में कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत अपने दिमाग में देखना होगा कि भाई जो अ या फिर अ के बाद अगर किसी में ए आता है तो ये कौन सी संधि होती है। तो देखिए अ के बाद ए आता है तो ये वृद्धि संधि में ऐसा कंडीशन आता है, और इसमें जब अ के बाद ए आएगा तो क्या होता है, हमेशा उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बड़ा वाला हो जाता है। जो भी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे देखिए मत धन एकता बराबर है, यहाँ पे ए का मंत्रा हो गया है मत एकता। उसी धन एक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एकाएक वाला, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो एक धन एक बराबर होता है एकाएक। तो इसमें एक में क्या है, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। इसमें अ है और इसमें ए है, तो जब अ के बाद ए आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा आय हो जाता है, यानी कि अब हो जाएगा एक और इस पर आय का मंत्रा और कै, एकाएक। उसी तरह धन धन ऐसड़ा, धन ऐसड़ा, सदा धन एव सदैव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इन्हीं जो स्वर संधि है इससे हम प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी संधि की तैयारी कितना है। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना है आपको, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप सही सही हमें कमेंट करके बता पाएं कमेंट बॉक्स में। तो अगला है महाधन ओज। तो देखिए महा में क्या है कि महा में अगर आप देखेंगे तो आ है लास्ट में, क्योंकि महा इसमें हो में है, आ है और इसके साथ ओ। तो जब आ के बाद ओ का मंत्र आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा है कि जब आ के बाद कुछ भी होगा तो ओ हो जाएगा। तो इस तरह आपको आसानी से याद रखना होगा कि जो भी होगा इसमें वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। आपको उदाहरण पे खासा फोकस रखना है। उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपसे फार्मूला वहां पे नहीं पूछा जाता है। कभी भी आपसे फार्मूला नहीं पूछा गया है देखा जाए तो, लेकिन उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं और बदल बदल के उदाहरण पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण की जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो अगली जो संधि है वो है यड़ संधि, और देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आती है। इसका फार्मूला ये है कि यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब कि अगर अ आ जाए तो हो जाएगा य, अगर यहाँ पे आ आएगा तो यहाँ पे या हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे ऊ या फिर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए, मतलब अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, व। अगर आ आएगा तो वाह हो जाएगा। इसके साथ यदि री आता है, री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ये हो जाएगा रॉ। यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान देना होगा कि अगर अ के बजाय आ जाता है तो आपको य के बजाय या कर देना है। यहाँ पे एक मंत्र आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको मंत्र जोड़ना पड़ेगा। ये फार्मूला है यड़ संधि का। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इति धन आदि, तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बड़ी छोटी का मंत्र और इसके बाद है आ, यानी ई के बाद आ आया है तो क्या हो जाएगा, या। जैसा कि हमने आपको बताया अ आता है तो य होता है,
आ आता है तो या हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रा यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा को बढ़ा देना है। उसी तरह इसमें बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद आ है, यानी कि अगर इसको आप इस तरह लिखें तो आ है तो इसका क्या हो जाएगा, या होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे पर्यावरण हो गया है। तो आपसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल के तौर को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि पर्यावरण कौन सी संधि है। ऑप्शन दे दिया जाएगा गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको परिधन आवरण लिखना होगा। अनुधन अय जो कि अगला एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, ऊ है और ऊ के बाद अ आया है, यानी कि जब ऊ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, व, यानी कि देखिए यहाँ पे ऊ और अ के बाद व आया है तो यहाँ पे व हो गया है। इसी तरह ये स्वागत वाला जो एग्जाम्पल है कई बार पूछा जाता है, तो सुधन आगत, तो यहाँ पे ऊ का मंत्रा है, यहाँ पे आ है, और ऊ के बाद जब आ आता है तो क्या हो जाता है, व हो जाता है। अगर आ आएगा तो वा हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आ आता है ऊ के बाद तो वा हो जाएगा। अगला है कि अभिधन आगत, बड़ी के मंत्रा बड़ा, बड़ी के बाद बड़ा मतलब कि आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, य होगा। तो इस तरह आपको जो इनका संधि विच्छेद है उनको भी याद रखना होगा, जैसे स्वागत का सुधनागत, अभ्यागत का अभिधनागत, अनुय का अनुधन अय। इस तरह बढ़ते हैं अंतिम संधि के तरफ, जो कि स्वर संधि का अंतिम है और ये पांचवा होता है, ये है अयादि संधि। अयादि संधि थोड़ी सी बड़ी है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि नयन, पावक, पवन, इस तरह के कई एग्जाम्पल यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए या फिर ए, इसके साथ अगर कोई भी, अगर ए के बाद आए, पहले एक एक हम बता देते हैं, ए के बाद अगर कोई आए तो ये हो जाएगा अय। अगर ए या फिर आय के बाद, अगर आय के बाद कोई आएगा तो ये हो जाएगा आय। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर ओ के बाद कोई आता है, ओ के बाद ये हो जाएगा अव, और अगर इसके साथ औ के साथ आता है तो ये हो जाएगा आव। बस आपको यही चारों को देखना है। अगर ए के साथ अ आता है तो अय, आय के साथ अ आता है तो आय, ओ के साथ अ आता है तो औ, औ के साथ अ आता है तो आव हो जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, नेधन अन, यानी कि यहाँ पे बड़ा एक मंत्रा है और बड़ा ए नहीं है, सिंगल ए है, मतलब कि ए है और यहाँ पे अ आ गया। तो जब ए के बाद अ आता है तो क्या होता है, अय, यानी कि ने धन अन बराबर है नयन। उसी तरह इसमें बड़ा ए है, मतलब कि जिसको हम आय बोलते हैं, तो आय वाले में क्या होता है, आय हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा मतलब कि आ का मंत्र लग जाएगा। तो अगला है भोधन अन्न, यानी कि इसका हो जाएगा भवन। ओ के बाद अ आया है तो ओ के बाद जब अ आएगा तो क्या हो जाएगा, अ। तो इस तरह ये अगला एग्जाम्पल है पोधनित्र, यानी कि पवित्र। तो ये हो गई अयादि संधि। अगर आपको मतलब कि इसमें और ज़्यादा सक्सेस पाना है, खास करके संधि में, तो आपको जो भी इसके एग्जाम्पल हैं सबको याद करना होगा लगभग में, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो बस अब इस वीडियो में ख़त्म होने वाली है और अब आपके सामने आएंगे कुछ एग्जाम्पल और वो आपके लिए टेस्ट भी होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप उसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बता पाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग ऑफलाइन भी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार की होती है। चलिए अपना अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, अभी अभी हमने क्लियर किया है। स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, तो ये होते हैं 5, दीर्घ, स्वर्ण, वृद्धि, यण और इसके साथ अयादि संधि। अगला है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद, देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये होता है सदाधन एव, आधन ए बराबर हो जाता है अय, ये होता है सदैव। चलिए आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। स्वर संधि में इसमें कौन सी संधि है
ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में, तो यद्यपि में संधि है यड़ संधि। इसका अगर संधि विच्छेद पूछे तो हो जाएगा यदि धन अपि, यद्यपि। तो इसका इसमें संधि है यड़ स्वर संधि। अगला है कि भाव का संधि विच्छेद बताइए। तो यह है भाव धन उक, भाव धन उक। देखिए यहाँ पे ये अयादि संधि है और इस तरह आपको याद रखना होगा कि ये कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है। अगला है कि नयन में कौन सी संधि है? नयन में, तो ये होता है अयादि संधि, इसको हमने कवर किया था। नय, नय धन, ने धन यन होता अन होता है, तो ये होता है नयन, यानी कि ये है अयादि संधि। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है वीर धन उचित। तो वीर धन उचित में है, यहाँ पे आपको बताना है कि वीर धन उचित को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, कमेंट आप कर सकते हैं। सही उत्तर है वीरोचित। और ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा वीरोचित। तो आप इसका आसानी से दे सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुण संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। गुण संधि का उदाहरण, तो गुण संधि का उदाहरण इसमें आप देखेंगे तो ये है अयादि संधि और ये है गुण संधि, यानी कि महर्षि है। अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ ले तब, तो महाधन ऋषि। अगर आपको याद हो तो हमने ये एग्जाम्पल बताया है आपको इस वीडियो में, महाधन ऋषि होता है। तो अगला और अंतिम एग्जाम्पल है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में बताइए कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी, अगर आप इसमें से देखेंगे तो सही हो जाएगी यण संधि। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका संधि विच्छेद बताइए, तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन उपकार। देखिए संधि विच्छेद में आपको ध्यान रखना होगा कि जो इसका विच्छेद हो रहा है उनका अलग अलग अर्थ भी निकले। ऐसा नहीं है कि आप कुछ मतलब किसी में भी तोड़ देंगे और वो एक संधि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो शब्द बन रहे हैं अलग अलग, उनका आप कोई अलग अलग अर्थ होना जरूरी है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। इसी तरह की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।